चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। कैसे हैं बच्चे लोग सारे? चलिए जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट बी है हमारा, पार्ट सेकंड है ये हमारा। आई होप सो आपने पार्ट फर्स्ट देखा होगा, जहां पर हमने चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर 8 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे, सबका हमने डिस्कशन करा था। आई होप सो अभी तक आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डाउनलोड कर लिए होंगे। नोट्स आपने पहले ही डाउनलोड कर लिए थे, डिस्क्रिप्शन में दोनों का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बिजनेस लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, जो अननेसेसरी हैं, जो आपके स्ट्रेट अवे आंसर हैं नोट्स वगैरह में, बुक्स वगैरह में, उनका हम ज्यादातर डिस्कस नहीं करेंगे। जल्दी जल्दी हम आज 9 to 15 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, व्हाट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, कोई भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है हम उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कोई भी ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि एनफोर्सेबल नहीं है। राइट, एक एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल बनना पड़ता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट बना है। दैट मीन्स एग्रीमेंट तो है, वो एनफोर्सेबल नहीं है, तो वो हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। या फिर अगर थोड़ा और टेक्निकलिटी में जाना है तो यहां पर क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में वॉइडेबल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। मतलब जब बनाया था कॉन्ट्रैक्ट तब तो पॉसिबल था परफॉर्म करना, लेकिन फ्यूचर में किसी भी कंडीशन की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाया, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वॉइड। राइट, चलिए, आर ऑल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ वो एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल हो सकते हैं लॉ द्वारा, वही हमारे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। दोज एग्रीमेंट विच कैन बी एनफोर्सेबल बाय law or a court can only be termed as a contract. When was the Indian Contract Act 1872 implement in our country? कब हुआ था जी? 1 September 1872. Right, 1 September. The contract is an agreement by which is enforced by the rule of law by whom it is defined. ये किसने डिफाइन करा है जी? ये सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत डिफाइन है। पूरा बच्चों क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? सेक्शन 2H। राइट, कमेंट ऑन द अनड्यू इन्फ्लुएंस। स्पेसिफिक टॉपिक है, डायरेक्ट टॉपिक है अनड्यू इन्फ्लुएंस का, वो हमें लिखना है। अनड्यू इन्फ्लुएंस और अंडर इन्फ्लुएंस एक ही बात है। राइट, क्वेश्चन डायरेक्ट टॉपिक है हमारा। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस लॉ। ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस लॉ के? ऑब्जेक्टिव आप कुछ भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट टॉपिक नहीं है तो आप 2-3 लाइनें लिख सकते हैं। देखिए, टू सेटल बिजनेस डिस्प्यूट्स, टू सेटल बिजनेस डिस्प्यूट्स। सेकंड क्या लिख सकते हैं? टू एस्टैब्लिश सेट ऑफ रूल्स फॉर फेयर बिजनेस डीलिंग्स, टू एस्टैब्लिश सेट ऑफ रूल्स फॉर फेयर बिजनेस डीलिंग्स। एक और अगर तीसरा अगर लिखना हो तो टू कंट्रोल एंड रेगुलेट बिजनेस एनवायरनमेंट, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट आर एसेंशियल इंक्लूसिव इन ईच कॉन्ट्रैक्ट टू बी एनफोर्सेबल बाय द रूल ऑफ लॉ। सिंपल से जितने भी आपका वो जो बड़ा वाला टॉपिक है जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो आपको पॉइंट्स लिख के आने हैं 4 और उन पॉइंट्स को समझाना भी है। राइट, नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक्स वगैरह में इतनी अच्छी तरह आपका आंसर नहीं दे रखा है। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए क्या करेंगे आप, देखिए इसको डिफरेंस करके समझाना पड़ेगा। एक कॉलम में बेसिस आ जाएगा, BASIS बेसिस, दूसरे में एग्रीमेंट लिख लीजिए, तीसरे में कॉन्ट्रैक्ट लिख लीजिए। अगर अभी तक आप रफ कॉपी और पेन लेके नहीं बैठे हैं तो वीडियो पॉज करिए और जाके लेके आइए और फिर लिखिए। राइट, चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेसिस में मीनिंग आ जाएगी, एग्रीमेंट की मीनिंग लिख लेना और कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग लिख लेना। एग्रीमेंट की मीनिंग क्या होगी? व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू whom it is made, it is an agreement. When a proposal is accepted by the person to whom it is made, it is an agreement. कॉन्ट्रैक्ट की तरफ क्या लिखोगे? When an agreement is enforceable by law, it becomes an contract. Simple. सेकेंड बेसिस में क्या लिखोगे? बेसिस वाली तरफ सेकेंड में सेकेंड पॉइंट आ जाएगा आपका एलिमेंट्स का, लिख लेना आप एलिमेंट्स में एग्रीमेंट में क्या आएगा? एग्रीमेंट के नीचे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट की तरफ क्या आएगा? एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी, एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी। राइट, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। बेसिस में आप लिखेंगे डिफाइंड इन, DEFINED, डिफाइंड इन। कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? एग्रीमेंट कौन से सेक्शन में डिफाइंड है बताइए? सेक्शन 2E, E फॉर एलिफेंट, राइट, स्मॉल e, सेक्शन 2E। और कॉन्ट्रैक्ट तो डिफाइन है ही सेक्शन 2H, स्मॉल h, राइट।
नेक्स्ट पॉइंट 4 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट तो मिनिमम लिखने हैं। स्कोप लिख लीजिएगा, स्कोप एग्रीमेंट का रहेगा वाइड और कॉन्ट्रैक्ट का रहेगा नैरो, राइट। और एक और पॉइंट लिख लेना अगर जरूरत है तो लीगल ऑब्लिगेशन का। लीगल ऑब्लिगेशन में एग्रीमेंट की तरफ लिख लीजिएगा डज नॉट क्रिएट, एग्रीमेंट के नीचे डज नॉट क्रिएट और कॉन्ट्रैक्ट के नीचे क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। क्लियर हो रहा है? चलिए एक बार रिपीट करके सुन लेना अगर छूट गया है कुछ लिखना तो, राइट। चलिए व्हाट इज द स्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिख लेंगे आप। स्कोप में क्या आएंगे? एक्ट आएंगे, जितने भी एक्ट लिखे हुए हैं ना, एनवायरमेंटल एक्ट, पेटेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये सारे आएंगे, राइट। सोर्सेज आपको पता ही है, इंग्लिश कॉमन लॉ वगैरह जितने भी दे रखे हैं, 5 जो सोर्सेज हैं वो आपको सोर्सेज लिख के आने हैं। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? एक्सप्लेन द एसेंशियल ट्रेड्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये नॉर्मल सा लास्ट का टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो हमें 6 एटलीस्ट आपको लिख के आने हैं, राइट। चलिए चैप्टर 10 की तरफ बढ़ते हैं, लीगल प्रोविजन। व्हाई इज द कंसेंट ऑफ द पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन नेसेसरी? बिल्कुल कंसेंट जरूरी है ना, फ्री कंसेंट पॉइंट पढ़ा था, उसको समझाना है। सेकेंड पॉइंट है व्हाई इज वैलिड रिटर्न फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? कंसिडरेशन वाला पॉइंट है, वैलिड रिटर्न। कंसिडरेशन क्या होता है बेसिकली वो समझाना है कि कंसिडरेशन जरूरी होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाने के लिए या फुलफिल करने के लिए। व्हाट इज सेमी कॉन्ट्रैक्ट? सेमी कॉन्ट्रैक्ट को ही हम क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, QUASI। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है आपकी बुक में, वो आपको लिख के आना है, मैंने भी नोट्स में आपको अच्छे से समझाया है। स्टेट एनी 2 फंक्शन विच आर कंसिडर्ड एट फ्रॉड। कोई भी ऐसे कितने फंक्शन समझाने हैं? 2 फंक्शन समझाने हैं जो कि फ्रॉड कंसिडर्ड होते हैं। क्या क्या लिख के आएंगे पता है आपको? देखिए इसमें सिंपल सा था, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू, पहला ये लिख सकते हैं, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू। दूसरा लिख सकते हैं टू डिसीव अनदर पर्सन। तीसरा लिख सकते हैं समटाइम्स साइलेंस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फ्रॉड। सिंपल। चलिए state any such 2 conditions that the contract is also considered valid without consideration। बिल्कुल ये स्पेसिफिक था कि ऐसी कंडीशन बताइए जहां पर कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। कौन कौन सा था? व्हेन एन एग्रीमेंट टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज जो था, गिफ्ट एक्चुअली गिवन एंड टेकन, ग्रेटुइटस बेलमेंट हो गया, एजेंसी हो गया, तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें लिख सकते हैं, राइट। ये जो हमारा कंसिडरेशन का लीगल प्रोविजन थे उसका लास्ट टॉपिक था ये, जो मैंने आपको समझाया भी था नोट्स के थ्रू, राइट। चलिए विच कॉन्ट्रैक्ट केम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं पता होना चाहिए आपको। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। यस, चलिए आगे। व्हाट डज द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मीन? एग्जीक्यूशन मतलब क्या होता है? जब दोनों पार्टीज ने अपने अपने प्रोमिसेस को परफॉर्म कर दिया हो, नॉर्मल सा है, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट था, उसी को एग्जीक्यूशन बोलते हैं। मेंशन 2 कंडीशन इन विच एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट नेसेसरी। बताइए भाई 2 कंडीशन ऐसी बताइए जहां पर एग्जीक्यूशन जरूरी नहीं होता। कौन सी? पहली क्या है? व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज रिसेंडेड, जब कैंसिल कर दिया जाए कॉन्ट्रैक्ट को, और दूसरी है व्हेन एग्रीमेंट बिकम्स अनलॉफुल, राइट। ये भी हमारा जब मैंने परफॉर्मेंस पढ़ाया था आपको, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें ये सब पॉइंट थे। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है? व्हाट डज द टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मीन? एंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जो था वो पॉइंट आपको लिखे आने हैं, जब दोनों ने अपने प्रोमिसेस को फुलफिल कर दिया हो, दोनों ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को निभा लिया हो, हम उसको टर्मिनेशन बोलते हैं। श्योरिटी कौन होता है? श्योरिटी वो होता है जो किसी भी पर्सन की गारंटी देता है, किसी भी पर्सन मतलब प्रिंसिपल डेप्टर की गारंटी देता है, किसको? क्रेडिटर को। व्हाट डज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मीन? पता होना चाहिए, स्पेसिफिक है आपका। इन व्हाट कंडीशन डज द गारंटी बिकम्स इनवैलिड? ऐसी कौन सी कंडीशन है जब गारंटी इनवैलिड हो जाती है? सिंपल सा आंसर है एनी गारंटी विच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर, राइट। और दूसरा होगा एनी गारंटी विच द क्रेडिटर हैज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ कीपिंग साइलेंस। ये 2 पॉइंट आपको इसमें लिख के आने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रपोजल एंड डिजायर ऑफ प्रपोजल। सिंपल सा है, प्रपोजल मतलब होता है एक बंदे ने ऑफर किसी पर्सन को दे दिया है और एक्सेप्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। डिजायर ऑफ प्रपोजल मतलब अभी तक प्रपोजल को कम्युनिकेट नहीं करा है, जो ऑफरर है जिसको ऑफर देना है अभी उसके मन में ही वो ऑफर है। वो प्रपोजल कब बनेगा? प्रपोजल कब बनेगा? जब वो कम्युनिकेट करेगा दूसरे पर्सन को और दूसरे पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, राइट। वेरियस टाइप्स ऑफ बेलमेंट बताइए। बेलमेंट 2 तरह के, ग्रेटुइटस और नॉन ग्रेटुइटस, दोनों को समझाना है। व्हाट इज एजेंसी बाय नेसेसिटी? एजेंसी बाय नेसेसिटी क्या है भाई? जब कोर्ट ऐसे सिचुएशन क्रिएट करता है जब
एजेंसी नहीं थी, लेकिन एक आपके लिए लॉयर अपॉइंट करता है जो कि आपका केस लड़ेगा। हो सकता है आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर जिस कंडीशन में आप दूसरे पर्सन के पैसे नहीं चुका सकते, तो कोर्ट आपके लिए एक लॉयर अपॉइंट करता है, एजेंट अपॉइंट करता है केस लड़ने के लिए या फिर पैसे अरेंज करने के लिए। उसको हम बोलते हैं एजेंसी बाय नेसेसिटी, राइट। नेक्स्ट है 16, नो रिटर्न नो कॉन्ट्रैक्ट। ये कंसिडरेशन का पॉइंट है, मतलब बिना किसी रिटर्न के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो कंसिडरेशन हमें समझाना है। व्हाट डज हैरेसमेंट मीन? हैरेसमेंट जो होता है वो कॉर्शन को ही बोलते हैं, तो कॉर्शन यहाँ पर हमें समझाना है, राइट। चलिए, व्हाट आर द डिफरेंट ट्रीटमेंट्स और राइट्स विक्टिम फेस इन द इवेंट ऑफ अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट? ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी पॉइंट थे, एक विक्टिम पार्टी को कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, वो हमें 5-6 पॉइंट थे, वो हमें लिख के आने इसमें, सिंपल। टू डिफरेंस बिटवीन एजेंट एंड सर्वेंट। एजेंट सर्वेंट अच्छे से मैंने करा रखा है, एजेंट और सर्वेंट और एजेंट और कॉन्ट्रैक्टर दोनों टॉपिक हमने अच्छे से पढ़ रखे हैं। डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ द बेलर। ड्यूटीज ऑफ द बेलर स्पेसिफिक टॉपिक है, वो हमें समझाना है। प्रिविलेजेस प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टू अ माइनर। माइनर के जितने भी लीगल प्रोविजन हैं वो समझाने हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय एजेंसी? एजेंसी क्या होती है? और राइट और ड्यूटी समझानी है एजेंट की, जो कि क्लियरली डिफाइन कर रखी है बुक में, प्लस नोट्स में भी हमने पूरा डिस्कस करा था। व्हाट डज कंसिडरेशन मीन्स? कंसिडरेशन क्या होता है और उसके लीगल प्रोविजन हमें समझाने हैं, जो कि हमने अच्छे से पढ़ रखे हैं। कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है चैप्टर नंबर 11 में, एंटरप्रेन्योरशिप में। एंटरप्रेन्योरशिप में पहला है व्हाट इज द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सारा या तो फीचर का पॉइंट है या इंपॉर्टेंस का पॉइंट है कि एंटरप्रेन्योर कैसे हेल्प करता है कंट्री को डेवलप करने में। मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे से समझा रखा है, तो वहां से आप लिख सकते हैं, राइट। एंटरप्रेन्योर इज अ मिक्सचर ऑफ 3 फंडामेंटल एलिमेंट्स, इन्वेंशन, इनोवेशन, एडेप्टेशन। किसकी लाइन है भाई? ये लाइन है हमारी हॉवर्ड जॉनसन की। हॉवर्ड, HOWARD, हॉवर्ड जॉनसन, JOHNSON, हॉवर्ड जॉनसन, राइट। थर्ड है डिस्क्राइब द 2 बिजनेस क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। कोई सी भी जो एंटरप्रेन्योर क्वालिटीज दे रखी है 2 लिख के आ जाना। चाहे तो आप कैपेसिटी टू टेक डिसीजन लिख सकते हैं, फोरसाइटेडनेस लिख सकते हैं, इंटेलिजेंस लिख सकते हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, राइट। कोई भी इसमें इशू नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ साइंस नॉर एन आर्ट, इट इज अ बिहेवियर। ये स्टेटमेंट किसने कही गई है? एक नाम लिख लीजिएगा, DEUCLER, डिक्लेयर, DEUCLER, इन्होंने कही थी ये लाइन, राइट। चलिए, हाउ इज एंटरप्रेन्योरशिप हेल्पफुल इन सोशल चेंज? ये भी एक इंपॉर्टेंस का ही पॉइंट है कि एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प करता है सोसाइटी में चेंजेस लाने से, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने से। बिजनेस इज अ गेम ऑफ टैक्टिक्स दैट एवरी पर्सन कैन नॉट प्ले। बिल्कुल ट्रू लाइन है, हर किसी के बस की नहीं होती बिजनेस करनी, इसलिए बिजनेस करने के लिए समझ, नॉलेज, रिस्क लेने की एबिलिटी, ये सारी चीजें होनी चाहिए। डिस्क्राइब और डिस्कस एनी 4 क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ये स्पेसिफिक टॉपिक है, उसमें से आपको पढ़ना है। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है चैप्टर 12, देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, EDP, जिस चैप्टर को हम बोलते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ EDP। स्पेसिफिक क्वेश्चन है, 2 ऑब्जेक्टिव आपको लिखने हैं। डिफरेंस लिखना है एंटरप्रेन्योर और मैनेजमेंट का, एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट का। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप जो काम है वो एक ओनर का है, टॉप लेवल का है, मैनेजमेंट मिडिल लेवल और लोअर लेवल का काम है, राइट। पहले तो ये एक डिफरेंस हो गया। और जो की स्किल होती है एंटरप्रेन्योरशिप में होती है रिस्क मेकिंग एबिलिटीज प्लस वेल अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, राइट। और ये जो मैनेजमेंट होती है, मैनेज तो लोगों से काम करवाने की एबिलिटी होती है, हाउ यू आर मैनेजिंग द पर्टिकुलर थिंग। तो कोई भी एक डिफरेंस हमें लिख के आना है। हाउ डू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये भी स्पेसिफिक फीचर का पॉइंट है कि एंटरप्रेन्योरशिप EDP प्रोग्राम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में भी मदद करता है। why are entrepreneurship development program considered to be the pillar of balanced development? ये भी हमारा इंपॉर्टेंस का पॉइंट है कि जितने इफेक्टिव EDP प्रोग्राम बनेंगे उतनी कंट्री जो होगी वो डेवलप करेगी, इकोनॉमी डेवलप करेगी। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ EDP इन द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री? ये भी इंपॉर्टेंस का पॉइंट है, आपको सारे पॉइंट वहां पर मिल जाएंगे, राइट। रोल ऑफ EDP इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम, ये भी आपको फीचर में पॉइंट मिल जाएगा। सारे फीचर या इंपॉर्टेंस के ही इसमें पॉइंट गिवन है, राइट। इल्यूसिडेट मतलब होता है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ EDP इन द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, ये भी स्पेसिफिक पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम। चलिए, चैप्टर 13 इंश्योरेंस देख लेते हैं। व्हाट इज पर्सनल इंश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस को ही हम पर्सनल इंश्योरेंस बोलते हैं। गिव द डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस अकॉर्डिंग टू सर विलियम बेवरेज, ये डेफिनेशन हमने नोट्स में भी पढ़ी थी, राइट। इंश्योरेंस इज अ कोऑपरेटिव सिस्टम, बिल्कुल हाउ, ये फीचर का पॉइंट है, वो ही समझाना है। इंश्योरेंस और गैम्बलिंग के बीच में डिफरेंस हमने अच्छे से पढ़ा था, बुक्स में भी गिवन है।
अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस भी आपको सोशल सिक्योरिटी या सोशल इंश्योरेंस का ही पार्ट है, जहाँ पर जिनके पास नौकरी नहीं है, किसी वजह से नौकरी छिन चुकी है, हम उसका इंश्योरेंस करते हैं। सोशल इंश्योरेंस वीकर सेक्शंस के लिए होता है, ये पढ़ चुके हैं। एजेंट और सर्वेंट के बीच में डिफरेंस हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। हु कैन बिकम एन एजेंट, एजेंट की क्वालिफिकेशन लिखनी है, ठीक है। प्रीमियम क्या होता है वो लिखना है, सिंपल क्वेश्चन है। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल है। क्लैरिफाई फीचर्स का पॉइंट है, लिख के आ जाइएगा। इंश्योरेंस और डोनेशन के बीच में डिफरेंस, ये भी हमने अच्छे से पढ़ रखा था। जनाश्री इंश्योरेंस डेवलप क्यों करा गया था भाई? गरीब लोगों की सहायता के लिए करा गया था, जहां पर उनसे कम पैसों में, कम प्रीमियम में उनका इंश्योरेंस कराया गया था, जैसे कि डिसेबिलिटी, जैसे कि सिकनेस वगैरह, जैसे कि डेथ इंश्योरेंस, राइट। री इंश्योरेंस क्या होता है? जब आप रिन्यू कराते हैं किसी भी इंश्योरेंस को, राइट, जब आप रिन्यू कराते हैं किसी भी इंश्योरेंस को, क्योंकि उसकी एक टाइम लिमिट होती है, 1 साल 2 साल, जब आप रिन्यू कराते हैं, वापस से इंश्योरेंस कराते हैं, तो हम इसको री इंश्योरेंस बोल सकते हैं, राइट। 14th है, इंश्योरेंस इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रिस्क बट इट इज अ मेथड ऑफ शेयरिंग रिस्क। ये भी हमारा फीचर का पॉइंट है कि हाउ इंश्योरेंस हेल्प इन शेयरिंग द रिस्क। जैसे मैंने आपको समझाया था कि अगर 100 जनों ने इंश्योरेंस कराया है तो लॉस एक को होता है और 99 जने उसके लॉस को कंपनसेट करते हैं या बढ़ते हैं। इंश्योरेंस और गैम्बलिंग के बीच में डिफरेंस स्पेसिफिक हमने डिस्कस करा था। एश्योरेंस और इंश्योरेंस के बीच में भी डिफरेंस हमने अच्छे से पढ़ा था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैरन इंश्योरेंस भी हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, सारे ये स्पेसिफिक दे रखा है आपके नोट्स वगैरह में। टर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, टर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस उसमें दे रखा है, लाइफ इंश्योरेंस को समझाना है बेसिकली अच्छे से डीपली। टास्क विच ऑन इंश्योरेंस एजेंट शुड नॉट डू, ये अच्छे से करके जाइएगा। ये है कि सर्टेन टास्क है जो कि इंश्योरेंस एजेंट नहीं कर सकता, वो आपको समझाने हैं। ये स्पेसिफिक इंश्योरेंस जो एजेंट के फंक्शन है उसके नीचे दे रखा है कि भाई वो दूसरे की पॉलिसी में इंटरफेयर नहीं कर सकता, प्रीमियम कलेक्ट नहीं कर सकता, राइट, बिना लाइसेंस के वर्क नहीं कर सकता, वो सारे पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं। चलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। 14 चैप्टर, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट आपको समझाना है। मतलब न्यू कॉन्सेप्ट में क्या समझाएंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के? देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मीनिंग समझा देना, और दो जो लेवल्स है ना, आर जोसेफ मॉनसन और ईडी ग्रे, दोनों में से एक कोई भी समझा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कस्टमर समझा देना, मैंने आपको बताया था कि आपको कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट याद करने हैं, वही आपको लर्न करने हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स गवर्नमेंट आ गया, पहला था कस्टमर, फिर है गवर्नमेंट, फिर है एम्प्लॉयज। 4th क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन, व्हाट प्रोविजन हैव बीन लेड डाउन इन द सेक्शन 1, 2, 3। जैसे मैंने आपको बताया था CSR के जो प्रोविजन हैं कंपनीज एक्ट 2013 के, उसमें सेक्शन 135 के 1, 2, 3 प्रोविजन हमें अच्छे से लर्न करने हैं। मैंने आपको नोट्स जब हमने रिवाइज कर रहे थे मैंने बताया था आपको 1, 2, 3 कौन से हैं, तो आपको वो तो अच्छे से लर्न करने हैं। अगर लंबा भी 7 पॉइंट तक लर्न करने हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1, 2, 3 प्रोविजन आपको अच्छे से लर्न करने हैं। चैप्टर नंबर 15 की तरफ बढ़िए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की तरफ। राइट एनी 2 कमोडिटीज ऑन विच जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल। बताइए जी, 2 कमोडिटी बता दीजिए जिसमें जीएसटी अप्लाई नहीं होता। कुछ भी लिख सकते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक, इलेक्ट्रिसिटी, रियल एस्टेट, राइट। व्हेन वाज द सर्विस टैक्स कब इंप्लीमेंट हुआ था? बताइए बच्चों, 1 जुलाई 1994, राइट। व्हेन वाज द जीएसटी, जीएसटी कब हुआ था स्टार्ट? 1 जुलाई 2017। राइट डाउन द नेम ऑफ टैक्सेस विच अप्लाइड अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्सेस अप्लाई होते हैं? एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। इफ अ ट्रेडर इज अनेबल टू फर्निश हिज रिटर्न ऑन टाइम, व्हाट इज द प्रोविजन फॉर हिम? पेनल्टी लिख के आनी है जी। याद है आपको पेनल्टी क्या क्या पेनल्टी लिखती है? 25 रुपए, 100 रुपए वाली जो पेनल्टी है, लास्ट टॉपिक है, वो हमें लिख के आना है। GSTIN क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि एक न्यू और ओल्ड रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को मिलता है जीएसटी को फाइल करने के लिए। अंडरस्टैंड सर्विस टैक्स क्या होता है? इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होता है। ये वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में लगता है। 3 से 12 डिजिट किसकी है जीएसटी में? पैन कार्ड की है, पैन कार्ड, राइट, PEN, पैन कार्ड की है। हाउ विल टैक्स बी चार्ज ऑन वैल्यू एडिशन इन द जीएसटी एक्ट? वैल्यू एडिशन में कैसे चार्ज होगा? देखिए वैल्यू एडिशन क्या होगा? 100 रुपए की चीज जब हम 200 रुपए में बेचते हैं, जो हमें 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है हम उसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। 100 रुपए की चीज जब हम 200 रुपए में बेचते हैं, 100 रुपए का जो हमें प्रॉफिट हुआ है हमें उस पे जीएसटी पे करना पड़ता है, तो हम उसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। विच ऑल टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन जीएसटी? जीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्सेस आते हैं बच्चों? एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स और स्टेट वैट, VAT, वैट।
हाउ विल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट ऑन वैल्यू एडिशन, एक्सप्लेन इट बाय एन एग्जाम्पल। अब आपको याद होगा जब हमने 15 चैप्टर का रिवीजन करा था तो मैंने आपको बताया था आपको एक एग्जाम्पल रटना है प्लस उसका पूरा डिराइवेशन भी रटना है। पहले परचेज कॉलम, फिर सेल्स कॉलम और फिर जीएसटी पेबल हमें रट के जाना है। तो वही काम आपको इस क्वेश्चन में करना है। एक्सप्लेन इट एंड बाय एन एग्जाम्पल लिख रखा है तो वो एग्जाम्पल वो आपको रटना है, राइट। 4 कैरेक्टरिस्टिक जीएसटी 10-12 हमने करी थी जिसमें से आपको 4 लिखनी है। Which goods and services are likely not to be covered under GST, कौन कौन सी चीजें नहीं आती, देखिए ये भी पॉइंट हमने डिस्कस करा था। पहला होगा exempted goods and services नहीं आते। दूसरा होगा prescribed turnover limit, एक prescribed turnover limit दे रखी है 20 लाख की, वो हमें ये 2 पॉइंट लिख के आने हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। Which statement have to be submitted to the trader under GST, स्टेटमेंट कौन कौन सी देनी पड़ेगी जी? 3 स्टेटमेंट मैंने बताई थी कल, आपको याद होगा। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और मंथली रिटर्न, जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड और मंथली रिटर्न भी बोलते हैं। यस बच्चों, हो रहा है क्लियर? विच डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी टू अप्लाई विद जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया था मैंने। अगर सोल ट्रेडर हो तो क्या लगेगा, पार्टनरशिप हो तो पार्टनरशिप डीड लगेगी, MC21 वाला डॉक्यूमेंट लगेगा अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है, फोटोग्राफ लगेगी, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी लगेगी, रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट लगेंगे, ये सारी चीजें लगेगी एक डॉक्यूमेंट की तरफ से। पूरा बच्चों क्लियर? तो ये आपको इसमें लिख के आने, राइट। तो ये था हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फाइनली आज हमने पूरे जितने भी 15 के 15 चैप्टर्स हैं सबके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए होंगे। आई होप सो आपने अभी तक मेरा इंतजार नहीं करा होगा। अगर नहीं करा है तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने बेसिस पर, अपने बलबूते पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए थे पहले ही रिवाइज कर लिए थे, पढ़ लिए थे। फिर भी मैंने सोचा आपकी हेल्प करने के लिए एक बार आपको रिवाइज करा दिया जाए कि जितने भी सारे क्वेश्चन थे उनके पर्टिकुलर आंसर्स क्या थे। 1-2 जो आंसर आपको नहीं आ रहे थे वो मैंने आपको डिक्टेट कर दिए हैं, बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं तैयारी फर्स्ट क्लास जोरों शोरों पे चल रही होगी आपकी। बस कुछ ही दिन बाद, घंटे बाद आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। मैं कोशिश करूंगा 100% तो नहीं, कल आपको एक वीडियो दे सकूं, राइट, शाम के वक्त हो सके तो, राइट। मैं प्रेजेंटेशन पे या फिर आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजी बता दूंगा क्या रहेगी कि आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। नहीं तो आप जानते ही हैं लास्ट पेपर है, अभी तक आपने जो स्ट्रेटेजी अटेम्प्ट करी थी मेक श्योर करिएगा आप वैसे करें और जैसा भी हो अपना 100% देके आइएगा पेपर में, राइट। छोड़ के कुछ भी नहीं आना है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, राइट। सबसे बुरी आदत यही होती है कि हम आंसर छोड़ के आए, कुछ भी लिख के आ जाओ यार। इतना कुछ मैंने एफर्ट करी, 1 महीने से आपको पढ़ा रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, एक चीज़ एक टॉपिक, तो आपको अच्छा पेपर करके ही आना है, राइट। और कैसा गया पेपर जरूर आगे मुझे बताइएगा। इंस्टाग्राम पे प्लीज़ मुझे फॉलो करके DM करना मत भूलिएगा कि पेपर कैसा गया, पेपर के बारे में बताइएगा, डिस्कशन करिएगा मेरे साथ। प्लस टाइम मिलेगा तो मैं रिव्यू भी करूंगा पेपर का कि कैसा रहा पेपर वगैरह, राइट। चलिए तो जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ क्योंकि आगे भी आपको 12th के बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी आप करेंगे या फिर मेरा जो अदर चैनल है स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू, कैरियर रिलेटेड जितने भी आपके डाउट है वो मैं दूर करता हूँ उस चैनल के थ्रू। चलिए जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक अलविदा, शब्बा खैर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।